बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम ए राहत का उर्दू नावल आसेब। दौड़ो भागो पकड़ो, कातिल भाग रहा है। हाँ हाँ वही है, जाने न पाए। बंदूक है किसी के पास तो फायर करो, इसने मौलवी साहब को कत्ल कर दिया है। भागो। वो भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था, अपने होशो हवास से बेगाना होकर। लेकिन जो दिल की कैफियत थी वो अल्लाह ही जानता है। यहाँ तक कि मैं इन लोगों को पीछे छोड़ आने में कामयाब हो गया और इसके बाद न जाने कितनी देर तक मैं भागता रहा था। बस एक दीवानगी, एक जुनून। ये भी भूल गया था कि क्यों भाग रहा हूँ, जिंदगी बचाने के लिए या आलम जनून में। आबादियां वीरान पड़ी हुई थीं, इंसान सुकून से गहरी नींद सो रहे थे, जबकि मेरी बेसुकूनी बेपनाह थी। फिर एक तरफ कुछ रोशनियां सी नजर आईं, और शायद रोशनियां इंसानी फितरत में एक नुमाया मकाम रखती हैं। तारीकियों का मुसाफिर रोशनी की जाने भी दौड़ता है। रोशनी इंसान की अज़ली ज़रूरत है। मेरे कदम भी इसी जानिब बढ़ गए। ताक़ब करने वालों का खदशा नहीं रहा था, वो तो बहुत ही पीछे रह चुके थे। इसलिए दौड़ना ख़त्म कर दिया और सुस्त रफ्तारी से इन रोशनियों की जानिब बढ़ने लगा। सीना धुंधली बना हुआ था, सांस सीने में नहीं समा रहा था। लेकिन रफ्ता रफ्ता कैफियत मुतदिल हो गई। मैंने एक झोंपड़ा होटल देखा। आसपास चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। कुर्ब जवार में ट्रक खड़े हुए थे। गालबन ये ऐसी कोई जगह थी जहाँ ट्रक ड्राइवर हजरात बैठकर आराम किया करते थे। चाय और खाना वगैरह वहाँ मिल रहा था। एक तरफ एक दरख्त के नीचे कुछ लोग सो रहे थे। फिर मैंने ऐसे लोगों को जगह जगह लेटे हुए देखा, गोया ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान के लिए गुंजाइश हो सकती है। सोचना था पहले, अब क्या करूं? कैफियत ही ऐसी हो गई थी। घर की जानिब रुख कर सकता था, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। बहरहाल वहां पहुंचकर मैं भी एक चारपाई पर बैठ गया। एक पठान लड़का मेरे करीब आ गया। चाय ले आओ, मैंने इससे कहा। और कुछ साथ साहब, जो दिल चाहे ले आओ, मैंने जवाब दिया और आंखें बंद करके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। बहुत सी बोतलें और शीशियां एक स्टैंड में फंसाए एक शख्स बोतल बजाता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मालिश साहब? नहीं, मैंने जवाब दिया। सारा थकन उतार देगा साहब? यार मैंने चाय मंगवाई है। चाय पी लो साहब, मैं बाद में मालिश करेगा। न जाने क्यों मेरे मुंह से ठीक है निकल गया और वो वहीं बैठ गया। होटल का लड़का चाय के साथ पराठे भी ले आया और मैंने चाय पीना शुरू कर दी। पराठा खाने को दिल नहीं चाहा था। मालिश वाला कहने लगा, साहब पराठा नहीं खाता आप? तुम खा लो, मैंने कहा, और इसने खुशी से दोनों पराठे मेरे सामने से उठा लिए। फिर शायद अपने लिए भी चाय तलब कर ली थी। मैंने किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और चाय के घूंट लेता रहा। जहन को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। वाकयात इस कदर संगीन नौयत इख्तियार कर जाएंगे सोचा भी नहीं था। चाय से फरागत हासिल हुई तो मालशिये ने सर मालिश करना शुरू कर दी। ये दर हकीकत इसके हाथों का जादू था कि दिमागी कैफियत इत्ताल पर आने लगी। वो मालिश करता रहा और मैं सोचता रहा। मोंगा ने बल आखिर मौलवी विसालुद्दीन का सफाया कर दिया था। गोया मेरी बेहतरी के रास्ते बंद हो गए थे। ये कत्ल भी इस बदबख्त ने मेरे ही हाथों करवाया था। लेकिन इससे ज़्यादा तशवीश की बात गौहर की गुमशुदगी थी। क्या गौहर ने भी मुझे कत्ल करते हुए देख लिया? अगर ऐसी बात है तो जाहिर है इसके दिल में मेरे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, और ये एहसास मेरा दिल डुबो रहा था। मौलवी साहब की मौत अपनी जगह एक बदतर सानिया थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इश्क का मज़ा चखा था और यूं महसूस होता था जैसे इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इस संगीन नौयत का पूरी तरह एहसास था जो पैदा हो गई थी। वैसे तो इस बात के इम्कानात नहीं थे कि कोई मेरा सुराग लगा ले। मौलवी विसालुद्दीन साहब के पास तो बेशुमार अफराद आया करते थे और लोग इन पर तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन गौहर को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है।
इस पर क्या बीत रही होगी, मगर वो गई कहाँ। बहुत देर तक सोचता रहा। अब सोचने समझने की कुव्वतें बहाल हो गई थीं। मैंने सोचा कि बेचारे हिकमत और रुकैया खाला को मुसीबत में नहीं फंसाना चाहिए। मेरी तो एक बार फिर मिट्टी पलीत हो गई थी। हो सकता है पुलिस सुराग लगाती हुई वहां तक पहुंच ही जाए। ऐसी सूरत में इन लोगों को भी जिंदगी के अजाब से गुजरना होगा। चुनाचा बेहतर ये है कि वो जगह छोड़ दी जाए। लेकिन क्या हिकमत को बताए बगैर? हिकमत इतना अच्छा नौजवान था और रुकैया खाला से इस कदर मुहब्बत मिली थी कि अब इनको छोड़ने को दिल नहीं चाहता था। लेकिन मेरी बदबख्ती और मजबूरियां मुझे कहीं नहीं टिकने दे रही थीं। फिर भी मैंने यही फैसला किया कि वहां जाऊं और हिकमत को सारी सूरत हाल बताऊं। वैसे इस वक्त हिकमत ही एक ऐसा दोस्त था जो बाद में भी मुझसे राब्ता रख सकता था और मुझे बता सकता था कि गौहर का क्या हुआ। इस फैसले के बाद अपनी जगह से उठ गया, होटल का बिल दिया, मालशी को पैसे दिए और फिर शहर जाने का रास्ता पूछने लगा। ये जगह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ फासले पर मुझे एक रक्षा मिल गया और मैं इसमें बैठकर चल पड़ा। रक्षा को मैंने अपने घर से काफ़ी दूर रुकवा लिया था। इसे पैसे देने के बाद मैं पैदल आगे बढ़ गया। कुर्ब जुवार में गहरा सन्नाटा था। पता नहीं हिकमत और रुकैया खाला जाग रहे होंगे या सो गए होंगे। बहरहाल अपने घर में दाखिला इतना मुश्किल नहीं होता। मैं अंदर पहुंच गया। रुकैया खाला के कमरे में रोशनी थी और मुझे वहां से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरे कमरे में रोशनी हुई तो रुकैया खाला और हिकमत दोनों मेरे पास आ गए। हिकमत ने कहा, यार बड़ी देर लगा दी, खैरियत तो है? और ये सर में तेल? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, हाँ हिकमत, ज़रा सर में मालिश करवाई थी। अरे ये नया शौक कैसे पैदा हो गया? बस यार हो गया, मैंने थकी थकी सी आवाज़ में कहा। फिर रुकैया खाला से बोला, आप सोई नहीं रुकैया खाला, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे बेटा। आप लोग आराम से सो जाएं। हिकमत तुम चाहो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। रुकैया खाला आप आराम कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपको अब तक जागना पड़ा। नहीं बेटे, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। अच्छा मैं चलती हूँ, रुकैया खाला ने कहा और वहाँ से चली गई। हिकमत बगौर मुझे देख रहा था। कहने लगा, यार ज़रूर कोई ख़ास बात है। कम अज़ कम अब इतनी बात तो मान लो हमारी कि हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। बैठो हिकमत, दरवाज़ा बंद कर दो, मैंने संजीदगी से कहा और हिकमत ने हैरानी से मुझे देखा, फिर वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद वो मेरे पास आ बैठा। क्या बात है नादिर, मुझे बताओ तो सही। हिकमत, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ आखिर? हिकमत, विसालुद्दीन साहब कत्ल हो गए। क्या? हिकमत उछल पड़ा। हाँ बेचारे विसालुद्दीन साहब मेरी वजह से मारे गए। क्या कह रहे हो? बता तो रहा हूँ यार, मगर कैसे कैसे? हिकमत, वो बदबख्त आसेब जो मेरे वजूद से चिमटा हुआ है, भला कब ये चाहता कि मौलवी विसालुद्दीन मुझे इस जंजाल से निकाल देते जो इसका फैलाया हुआ है। तो फिर जो कुछ तुमने देखा वो तो तुम्हें मालूम ही है। हाँ क्यों नहीं, वो मेरे वजूद में सरायत कर गया और इसने मेरे ही हाथों विसालुद्दीन को कत्ल कर दिया। मेरे खुदा, हिकमत ने खौफजदा लहजे में कहा। और इससे भी ज़्यादा दिलदोज़ बात यह है हिकमत कि गौहर पुरइसरार तौर पर गायब हो गई। कैसी मनहूस खबर सुना रहे हो? हिकमत ने खौफजदा लहजे में कहा और मेरे मुंह पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। एक मनहूस इंसान मनहूस खबर ही सुना सकता है हिकमत? नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ, भला इसकी तरदीद कैसे की जा सकती है? फिर भी हिकमत, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आज बहालत मजबूरी ये बात तुमसे कहने पर मजबूर हूँ कि मुझे गौहर से मोहब्बत हो गई है। हिकमत, शायद इसके बगैर ज़िंदगी मेरे लिए बेकैफ हो जाए। शायद मैं हालात का मुकाबला न कर सकूं और ज़िंदगी खो देने के बारे में सोचूं। हिकमत, गौहर के बाप का कातिल मुझे ही करार दिया जाएगा। हालांकि ये तुम जानते हो कि मौलवी विसालुद्दीन से मुझे किस कदर अकीदत थी। मुझे एक उम्मीद हो गई थी कि मौलवी साहब की वजह से मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा, लेकिन तकदीर में ये सब कुछ नहीं था। आह, ये क्या हो गया? हाँ हिकमत, जो कुछ हुआ है वो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बदतरीन
हादसा हो। मगर अब क्या होगा? मैं नहीं जानता हिकमत कि वो लोग पुलिस को मेरी निशानदेही कर सकेंगे, लेकिन गौहर मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इसे इल्म है कि मैं ही मौलवी विसालुद्दीन साहब के पास आया था। वो कहाँ गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इसे हकीकतों का इल्म होगा वो मुझसे नफ़रत करेगी। हिकमत, इसकी नफ़रत मेरे लिए सबसे बड़ा ताज़ियाना है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो कुछ सोचा है बराह करम तुम इसे गौर से सुनो। कहो। हिकमत रूंधी हुई आवाज़ में बोला, मेरा अब यहाँ रहना दुरुस्त नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहाँ? कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मैं ये शहर भी नहीं छोड़ सकता। तो फिर कहाँ रहोगे? कोई ठिकाना तलाश कर लूँगा। ये कैसे हो सकता है? जज्बाती बातें मत करो हिकमत, ये होना है। लेकिन फिर भी नहीं हिकमत, इस सिलसिले में कोई जिद न करो। मेरी ही नहीं, तुम्हारी और खाला रुकैया की सलामती का सवाल है। और फिर हिकमत, तुम्हारे पीछे एक पूरा घराना है। देखो मेरे दोस्त, किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ नहीं करना। मैं अपनी तमाम चेक बुक्स साइन करिए देता हूँ। जो भी बैंकों में जमा है इसके बारे में तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। ज़रूरत के वक्त निकालते रहना। मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत करना। मैं अपनी तनहा ज़ात के लिए कहीं से भी बंदोबस्त कर लूँगा। खाला रुकैया का भी ख्याल रखना, और अपनी बहनों का भी। जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वक्त मुझे इसकी मोहलत दे कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा रह सकूं। इसलिए ये घर भी न छोड़ना और यहाँ ज़िंदगी बसर करना, मेरी वापसी का इंतज़ार करना। वैसे इस दौरान मैं तुमसे रब्ता रखूँगा। अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी यह है कि सारी मालूमात हासिल करते रहो। मेरा ख्याल है कि कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं और तुम साथी थे। तुम अपने तौर पर विसालुद्दीन साहब के पास जाया करते थे। इसी तरह वहाँ जाते रहना। हाँ, अगर गौहर मिल जाए तो इसे समझाने की कोशिश करना कि इसके बाप का कत्ल मैंने नहीं किया। वो एक आसेब है जो विसालुद्दीन का कातिल है। हिकमत, इसके बारे में मालूमात हासिल करते रहना, इसकी तलाश जारी रखना। मैं तुमसे किसी न किसी शक्ल में रब्ता करता रहूँगा। समझ रहे हो ना? यार, तुम्हारे बगैर देखो हिकमत, मुसल्लत वक्त की ज़रूरत होती है। तुमने अगर जज्बाती तौर पर कदम उठाए तो मैं भी मारा जाऊँगा और तुम भी। मुझे तो खैर अपनी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारा पूरा ख़ानदान है जिसकी हिफाजत ज़रूरी है। हिकमत मेरे दोस्त, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर तुम वही करोगे तो मुझे अपने मिशन की तकमील में आसानी होगी। ठीक है नादिर, हिकमत ने बदस्तूर भराई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर अब मैं ज़रा चेक बॉक्स वगैरह साइन कर दूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना इस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहोगे। पुलिस अगर यहाँ तक पहुँच भी जाए तो बिल्कुल इतराफ़ मत करना कि तुम नादिर नामी किसी शख्स को जानते हो। समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर तमाम ज़रूरी अमूर तय करने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। आधी रात को घर से निकलना भी एक मुश्किल अमर था, लेकिन मैं ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। इसके बाद मैंने दिल में फ़ैसला किया कि आर्जी तौर पर ट्रक का वो अड्डा ही मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है। ज़मीन पर सोते हुए लोग दुनिया के झगड़ों से आज़ाद, वहाँ मैं सुकून में ही होगा। अपने लिए कोई जगह बना ही लूँगा। और इसके बाद मैं इस जानिब चल पड़ा। ये जगह वाकई मेरे लिए गोशे आफियत साबित हुई थी। किसी ने मुझ पर गौर नहीं किया। मैंने हुलिया भी ज़रा ऐसा ही बना लिया था। अपने लिए इतने पैसे ले आया था कि अखराजात में कोई दिक्कत न हो। मिट्टी की तख्लीक जब मिट्टी से हम आगोश होती है तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। आरामदेह मसरियाँ, एयर कंडीशन और दुनिया की हर आसाइश इंसान आसानी से कबूल कर लेता है, लेकिन ज़मीन की बात ही कुछ और होती है। मुझे बड़ा सुकून मिला था। फिर सुबह को किसी ने कंधा पकड़कर जगाया और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी था। ट्रक धोएगा जवाना? इसने सवाल किया। है? मैं हैरत से बोला। मैं बोलता है ट्रक धोएगा? एक लम्हे में मेरी बात समझ में आ गई थी। अच्छा मौका था अपने आप को इस माहौल में जम करने का। मैंने जल्दी से कहा, क्यों नहीं धोएगा साहब? ओए जीता रह जीता, आजा फिर, इसने कहा और मुझे लेकर एक ट्रक के पास पहुंच गया। मैंने दूसरे लोगों को भी देखा। ट्रक धो रहे थे। ड्राइवर आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। मैंने यही गनीमत समझा
कि पहले यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूँ, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। चुनाचा मैं दूसरों की तरह बाल्टी में पानी लेकर ट्रक धोने लगा और मैंने ये पूरा ट्रक साफ कर दिया। मूंछों वाला शख्स फिर मेरे पास पहुंच गया। इसने ट्रक देखा और मुस्कुराकर बोला, मेहनती लड़का लगता है। अभी सुनो, किधर रहता है तुम? यही खान साहब, कोई ठिकाना और नहीं है। ओए जीता रहे, क्लीनर बनेगा अपना? क्यों नहीं साहब, तो फिर तेरा ड्यूटी पक्का। हमारा नाम जुमा खान है, अभी हमारे साथ रहो, तुमको 20 रुपए रोजाना देगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या नाम है तेरा? नादिर। मेरे मुंह से सच निकल गया। जीता रह नादिर खाना। अभी जाओ नाश्ता करो हमारे हिसाब में, और ये आज का 20 रुपया रखो, मगर ठहरो, नाश्ता हमारे हिसाब में करेगा तुम। ठीक है, मैंने जवाब दिया, और बाद में मुझे सारी तफसीलात मालूम हो गईं। यहाँ लोगों से घुल मिल गया था। पता चला कि जुमा खान ट्रक लेकर जाता है, इसके साथ 2 क्लीनर होते हैं। फिर इसका ठिकाना यही है, क्योंकि यहाँ इसका ट्रांसपोर्ट कंपनी का अड्डा है। मैंने सोचा कि कोई हर्ज नहीं है, माहौल में ज़रा सी तब्दीली भी होती रहेगी। जहाँ तक मामला रहा विसालुद्दीन के कत्ल का, तो वापस तो आता ही रहूँगा। अगर कोई संगीन सूरत हाल पेश आई तो कम अज़ कम भाग निकलने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। चुनाचा ये सब कुछ मुझे पसंद आया और मैंने इसे मुस्तकिल अपना लिया। दूसरे दिन हम लोग ट्रक पर माल लोड कराकर रवाना हो गए। रात को सफ़र का आगाज़ किया गया था। सारी रात सफ़र जारी रहा। सुबह को एक वीराने में क़याम किया गया। ट्रक को दरख्तों की छाँव में खड़ा कर दिया गया और जुमा खान ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गया। हम में से एक की ड्यूटी थी जो दिन में ट्रक की निगरानी करता। दूसरा क्लीनर, जिसका नाम हफीज़ खान था, रात को सो गया था। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठकर मैं जुम्मा खान के साथ रहा था और बातें करता रहा था। चुनाचा मुझे भी इस वक्त सख्त नींद आ रही थी। मैं भी दरख्त के दूसरे हिस्से में चादर बिछाकर सो गया और फिर दोपहर तक हम लोग सोते रहे। दोपहर को जुम्मा खान उठा, साथ लाया हुआ खाना वगैरह खाया, जो मोटी मोटी रोटियों और भुने हुए गोश्त पर मुश्तमिल था, और एक बार फिर सफ़र का आगाज़ हो गया। फिर एक तवील सफ़र तय करके हम एक शहर पहुंच गए। इसका नाम दिलावर नगर था। दिलावर नगर में ही ऐसा ही एक अड्डा बना हुआ था जहां ट्रक अनलोड हुआ। बहरहाल 5वें दिन हम वापस पहुंचे थे और ये 4 दिन मेरे हिसाब से बहुत खुशगवार गुजरे थे। बिल्कुल नई ही ज़िंदगी थी ये, और मैं सोच रहा था कि कुछ दिन यहाँ बआसानी गुजारे जा सकते हैं। अब कम से कम 2 दिन की छुट्टी थी। चुनाचा इस रात आधी रात के करीब मैं चोरों की तरह छुपता छपाता अपने घर पहुंचा। घर का माहौल सुनसान था। हिकमत अपने कमरे में सो रहा था। रुकैया खाला अपने कमरे में थी। बहरहाल हिकमत को इस वक्त जगाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन रातों रात मुझे वापस भी जाना था। चुनाचा मैंने हिकमत को जगाया और वो मुझे देखकर मुझसे लिपट गया। तुम आ गए? हाँ हिकमत, क्या खबरें हैं? थे कहाँ? बताऊंगा तुम्हें, पहले मुझे बताओ। नहीं कुछ नहीं, कातिल नामालूम है। इसे मजहबी जनूनी करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किसी मजहबी जनूनी ने मौलवी विसालुद्दीन को कत्ल कर दिया और इनकी बेटी को अगवा कर लिया। गौहर को? मैंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। हाँ, गौहर लापता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई है जो मोहल्ले वालों ने कराई है। कुछ ने ये कहा कि इन्होंने कातिल को देखा है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें पहचान सकते हैं। बस इससे ज़्यादा और कोई मालूमात कातिल के बारे में फराहम नहीं की गई। गौहर लापता है। पुलिस बहरहाल इसे अपने तौर पर तलाश कर रही है, लेकिन तुम खुद समझते हो कि ये सब कुछ इस पैमाने पर नहीं होगा जिस पैमाने पर होना चाहिए। भला पुलिस को क्या पड़ी है कि एक मामूली आदमी की बेटी की बाजियाबी के सिलसिले में जद्दोजहद करे। मौलवी विसालुद्दीन का कत्ल तो समझ में आता है, लेकिन गौहर की गुमशुदगी का राज नहीं खुलता। कहाँ हो मेरे दोस्त? तुम यकीन करो, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तो अधूरी हो गई हैं। हो सकता है वक्त हमें फिर से मिला दे। मेरा ख्याल है मुझे अपने बारे में तुम्हें इससे ज़्यादा तफसील नहीं बताना चाहिए। यही तुम्हारे हक़ में भी बेहतर है और मेरे हक़ में भी। मैं फिर तुमसे मुलाकात करूँगा। गौहर के बारे में अपनी जद्दोजहद जारी रखना। ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, दुश्मन से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। तुम सूरत हाल को समझ रहे हो। मोंगा मेरा दुश्मन है।
اور اس کمبخت کے پاس اسیبی قوتیں ہیں، وہ پولیس کو یہاں تک بھیج سکتا ہے۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ رقیہ خالہ سے نہیں ملو گے؟ پھر وہی جذباتی باتیں۔ نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، چلتا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس نکل آیا۔ جمعہ خان بہت اچھا آدمی تھا، دیکھنے میں خطرناک، پتھر کی طرح سخت، لیکن اندر سے بے حد نرم طبیعت کا مالک۔ مجھ سے اسے کچھ زیادہ ہی انسیت ہو گئی تھی، ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، حالانکہ اس بیچارے کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ میری اصلیت کیا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو گم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بڑے مخلصانہ طور پر کام کر رہا تھا، اور وہ میرے کام سے بھی خوش تھا۔ اس نئی زندگی میں نے اپنے آپ کو ضم کر لیا تھا، لیکن دل میں بس ایک پھانس چبھی رہتی تھی۔ گوہر آخر کہاں گئی؟ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا، اور میرا دل اس کے لیے روتا تھا، لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کی بنا پر میں اسے تلاش کر سکوں۔ حکمت سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، وہ میرے لیے بہت روتا تھا، لیکن میں اسے بہت تسلیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ حکمت بالآخر یہ برے دن ٹل جائیں گے اور ایک بار پھر ہم یکجا ہو جائیں گے۔ تم ہمت نہ ہارنا اور مستقبل کے لیے سرگرداں رہنا۔ بہت سے مشورے بھی دیے تھے میں نے اسے۔ اس نے اپنے پرانے کام سے توبہ کر لی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بھوکا مر جائے گا، لیکن اب کسی کی جیب پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ البتہ میرے مشورے سے اس نے ایک چھوٹے سے کاروبار کی داغ بیل ڈال لی تھی اور اس میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی یہیں بلا لے، اور اس نے مجھ سے کہا تھا وہ کوشش کر رہا ہے۔ وہی بات دہرائی تھی اس نے کہ اس کے والدین اپنی قدیم جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں شہر میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن زندگی اگر ایک ساکن سطح بن جائے تو اسے زندگی ہی نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں انتشار ضروری ہے، تبدیلیاں ضروری ہیں۔ چنانچہ وہ تبدیلیاں رات کی تھیں۔ ہم ٹرک لے کر سفر کر رہے تھے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں ہمیں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ رات کا وقت تھا، بلکہ رات گزر چکی تھی اور سہانی صبح نمودار ہونے لگی تھی کہ اچانک برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے ٹرک کے اگلے ٹائر کو گولی مار کر برسٹ کر دیا گیا۔ فائر کی آواز صاف سنی گئی تھی اور اس کے بعد ٹرک اچھلنے لگا۔ جمعہ خان ایک ماہر ڈرائیور تھا، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس رفتار سے دوڑتے ہوئے ٹرک کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ بمشکل تمام اس نے اسٹیئرنگ سنبھال کر ٹرک کو سائیڈ کیا اور اس کے بعد سرگوشی کے انداز میں بولا، ٹائر پھٹ گیا ہے، ڈاکو لوگ لگتا ہے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ فائرنگ ٹرک کے نشیب سے کی جا رہی تھی اور جمعہ خان کی طرف کا رخ تھا۔ اترو اترو، جلدی کرو، جمعہ خان نے کہا، اور میں بائیں جانب کی کھڑکی کھول کر نیچے کود گیا۔ ٹرک چونکہ سڑک کے بالکل کنارے آ چکا تھا اور مجھے دوسری طرف کا اندازہ نہیں تھا کہ ادھر کیا ہے۔ ادھر سڑک کے دوسری جانب گہرائی تھی اور ٹرک اس گہرائی کے بالکل کنارے پر رکا تھا۔ چنانچہ نیچے اترتے ہوئے میرے قدم نہ سنبھل پائے اور میں لڑکھڑاتا ہوا نیچے تک چلا گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ کانٹے وغیرہ یا نکیلے پتھر یہاں نہیں تھے، ورنہ زخمی ہو جاتا۔ گولیاں اس رفتار سے چل رہی تھیں کہ بیان سے باہر۔ ٹرک کا اگلا حصہ چور چور ہو چکا تھا اور اس کی باڈی میں جگہ جگہ سوراخ ہوتے جا رہے تھے۔ پھر شاید جمعہ خان نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اس بات کا مجھے علم تھا کہ اس کے پاس پستول رہتا ہے، لیکن جس انداز میں دوسری جانب سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں، ان کے سامنے جمعہ خان کے اس پستول کا کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر جمعہ خان کی ہلکی ہلکی کرہیں سنائی دیں اور اس کے بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں۔ ڈاکو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، دیکھو اور بھی ساتھی ہوں گے اس کے، جلدی کرو، پولیس چوکی قریب ہی ہے، فائرنگ کی آواز سن لی جائے گی، ابھی سناٹا ہے۔ پھر وہ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو کنارے پر نظر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے کالے کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، وہ رہا ایک اور ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہیں سے میرا نشانہ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی تھیں، میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک پرچھائی سی آ کر رک گئی ہے، اور میں اس منحوس پرچھائی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔
مونگا، میرے ذہن نے آواز لگائی۔ وہ لوگ گولیاں برسا رہے تھے اور گولیاں مونگا کے جسم پر لگتی رہیں۔ پھر کہیں دور سے پولیس گاڑی کا سائرن سنائی دیا اور دونوں ڈاکو دوڑ پڑے۔ میں اپنی جگہ ساکت تھا۔ تب میں نے مونگا کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، چوٹ تو نہیں لگی میاں جی؟ منوس کتے، تو نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ جواب میں مونگا کا کہکا سنائی دیا، کتنی بار پوچھو گے میاں جی؟ ہماری کھوپڑیاں تمہارے چکر میں غائب ہوئی ہے۔ جب تک جاب پورا نہیں کر لوگے جیتے رہو گے، بعد میں تم جانو اور تمہارا کام۔ ارے ہماری تو مجبوری ہے کہ تمہاری حفاظت کریں۔ کمینے مونگا، تو نے میرے ہاتھوں مولوی وصال الدین کو بھی قتل کر دیا۔ تو دیکھو نا، بڑے میاں ہمارے ہی کاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ ارے دیا رے دیا، سارا جیون بغیر کھوپڑے کے کاٹنا پڑتا۔ مرنا تو تھا ان بڑے میاں کو، ورنہ ہمارا کیا ہوتا؟ اور ان کی بیٹی وہ کہاں ہے؟ لو اب ساری ہی باتیں بتا دیں تمہیں۔ دیکھو ہم پھر کہہ رہے ہیں، اگر ہمارا کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو ہم تمہیں سانت راج بنسی کے پاس لے جائیں گے، وہ تمہارا جاب پورا کرا دے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بھٹکتے رہو جیون بھر، جتنا جیون ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ تمہیں لمبی سے لمبی زندگی ملے۔ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ گوہر کہاں ہے۔ مل جائے گی، وہ بھی مل جائے گی، پر اس سمے جب ہماری کھوپڑی ہمیں مل جائے۔ پولیس گاڑیاں قریب پہنچ چکی تھیں اور پولیس والے رائفلیں لیے دوڑیں لگانے لگے تھے۔ مونگا اچانک میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ روشنی پھوٹ چکی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے دیکھ لیا اور نشیب میں اتر آئے۔ پھر انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر لے آئے۔ میں نے جمعہ خان اور حفیظ کی لاش دیکھی۔ لاتعداد گولیاں ان کے بدن میں لگی تھیں۔ ٹرک سے سامان بھی لوٹا گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور میں نے انہیں جھوٹ سچ باتیں بتائیں۔ بہرحال اس کے بعد کارروائی ہوتی رہی۔ ٹرک لوٹا گیا تھا، مجھے شہر لے جایا گیا۔ پولیس تھانے میں میری جان نکل رہی تھی۔ جمعہ خان جیسے مشفق دوست کی موت کا بے حد مجھے افسوس تھا، لیکن اس سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں مجھے مولوی وصال الدین کے قاتل کی حیثیت سے شناخت نہ کر لیا جائے۔ ساری کارروائیاں ہوتی رہیں۔ واپس اس شہر میں لایا گیا جہاں ٹرک اڈا تھا۔ وہاں سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوتا رہا، لیکن شکر تھا کہ میری شناخت نہ ہو پائی۔ البتہ ایک بار پھر میں بے سہارا ہو گیا تھا۔ جمعہ خان کی موت کے بعد کسی اور کے ساتھ کام کرنے کو دل نہیں چاہا تھا، چنانچہ بس زندگی گزارتا رہا۔ ٹرک اڈے پر ہی پڑا رہتا تھا، کبھی کبھی شہر نکل جاتا تھا، حکمت سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر جمعہ خان کی موت کے بعد تقریباً کوئی 2.5 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن میں ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک کار میرے پاس آ کر رکی۔ کار سے ایک معمر خاتون نکلی تھیں۔ عجیب و غریب شخصیت تھی۔ عمر 40 سال سے اوپر ہی اوپر ہوگی، لیکن اپنے آپ کو 16 سال کا بنانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھتی رہیں، پھر مسکرا کر میرے قریب آ گئیں۔ ہیلو جی، تمہاری صورت کا میرا ایک ملازم تھا۔ کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ نہیں بیگم صاحب، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی نادر۔ اتنے ہم شکل ہو تم میرے اس ملازم کے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بہت اچھا انسان تھا۔ کیا کرتے ہو تم؟ جی کچھ نہیں۔ دیکھو برا مت ماننا، انسان کے دل میں اگر کبھی کوئی بات آتی ہے تو اسے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے پاس ملازمت کر سکتے ہو۔ جی بیگم صاحبہ، میرا نام بیگم فریدہ ہے اور میں ایک سوشل ورکر ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ رہائش، تنخواہ، کھانا، تم میرے پاس خوش رہو گے۔ میں نے حیرت سے ان خاتون کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس قدر مہربان ہو گئی تھیں مجھ پر، لیکن زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر کے کہا، آپ کی مہربانی ہے جی جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ گڈ، مجھے موقع پر فیصلہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ نادر بتایا ہے نا تم نے اپنا نام؟ جی بیگم صاحبہ۔ نادر گاڑی میں بیٹھو، اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر بیٹھ جانا، میں آتی ہوں ابھی۔ ڈرائیور اسے اپنے پاس بٹھاؤ، انہوں نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ بیگم صاحبہ ایک سٹور میں داخل ہو گئی تھیں، پھر وہ وہاں سے باہر نکلیں۔ غالباً کچھ خریدا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد وہ آ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں
और गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी।